din din da din din tak dina di dina dina di dina din tak dina dina katta tak dina din din da din din tak dina katta tak dina. A very warm welcome to you all. Thank you so much for joining us today. I am Sobia Harun and I am the announcer here. Our next session is a book launch and the book title is Oxford Ke Rozo Shab by Mohammadi Begum, and the moderator is Sheema Kirmani. We all know her. She is a household name. She is a pioneer in Pakistani classical dancer, theatre practitioner and social activist. Born in Rawalpindi, she developed an early passion for arts and trained in classical dance under Mr. and Mrs. Sham in Karachi. She studied fine arts in London and completed advanced degrees in history in Karachi. As a founder of Tehreek-e-Islam, she has long championed women's rights, cultural expressions, defiantly performing during Ziaul Haq's martial law. She received the Pride of Performance in 2023. Over to you, Sheema. Thank you, Sobia. आप सबको आदाब, salam, good morning. It is my pleasure to be talking about this amazing book. खास तौर से मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि क्योंकि ये खातून मोहम्मदी बेगम का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से था और मेरी वादा का भी ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से था. So it is a great pleasure to have Mohammadi Begum's two daughters here who are present on stage, Zahra Appa and Zainab Appa. And we have Shamaz Kari who will read a few excerpts from the diary itself. So welcome and thank you for being here. हम शुरू करते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा ही है, आधे घंटे का टाइम है हमारे पास. तो हम ये शुरू करते हैं इससे कि ये जो छपी हुई किताब है ये ओरिजिनली उर्दू ही में लिखी गई थी और ये पब्लिश की गई है पहली दफ़ा उर्दू में हुरी नूरानी और दानियाल पब्लिशर्स ने पब्लिश की है. और साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी ये लोग छाप रहे हैं और जल्द आ जाएगा. तो सबसे पहली बात कि किस तरीके से ये मुसव्वदा डिस्कवर हुआ. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि कैसे मिली ये पेपर्स, कैसे मिले ये डायरी, कैसे मिली, किसको मिली और कैसे इसकी शुरुआत हुई कि इसको छापने की बात की गई. तो ज़ैनब आपा, ज़हरा आपा दोनों में से जो भी बयान करना चाहे कि ये कहाँ कैसे मिला. ये लिखा गया था 1935 when Mohammadi Begum was she had studied at Osmania University और वहाँ पे उनको अवार्ड मिला था और बाहर जाने का. and she had gone to Oxford University और ये 1935 में जो दिन वो ऑक्सफोर्ड में रही है उस ज़माने का ज़्यादातर जिक्र है इसमें. तो और उसके बाद अरसे तक इन लोगों ने बताया कि पता ही नहीं था कि मोहम्मदी बेगम ने कुछ लिखा है. And so I think the discovery was very interesting. मैं चाहूँगी कि इस पे आप ज़रा सा आप दोनों में से जो आपको जो भी याद है आपको जिस तरीके से याद है. माइक कॉल करिए. मेरी आवाज़ आ रही है? जी. मम्मा के इंतकाल के काफ़ी अरसे बाद सही आ रही है. आप देखें. मम्मा के इंतकाल के काफ़ी अरसे बाद मुझे फ़ोन आया. मेरी कज़न तमकीन जहाँ है उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ज़हरा आपा मेरे पास गोरी खाला, मेरी अम्मा को वो गोरी खाला कहती थी, तो मेरे पास गोरी खाला की एक किताब है जो मुझे चुन्नी आपा ने दी. तो चुन्नी आपा जब बहुत बीमार थी तो उन्होंने ये किताब मुझे भिजवा दी और कहा कि ये किताब तुम ज़हरा को भिजवा दें. तो वो किताब क्योंकि मेरे पास जब उन्होंने भिजवाई मेरे पास तो मैं देखकर हैरान रह गई कि ये किताब खोल के जो देखा तो वो तो डायरी थी. 1935 की 1 जनवरी 1935 से ये शुरू होती है और ये
में चलती रहती, ये लिखा उन्होंने मुस्तकिल 13 मार्च तक, और उसके बाद फिर उन्होंने मई में फिर शुरू किया लिखना, मतलब छोटे छोटे नोट्स लिखती रही उसमें, और फिर उसके बाद तफसील से फिर आया जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस सितंबर तक की डायरी है। तो सितंबर में वो जर्मनी चली गई थी अपने मेरे वालिद के साथ, तो वो वहाँ का कुछ जिक्र है, और बाकी वो उनकी जो ज़िंदगी थी ऑक्सफोर्ड में, अलावा पढ़ाई के उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है उसके बारे में है ज़्यादातर। तो कुछ बोलोगे? शमा आप ठीक है, आप कुछ कहेंगी? अभी नहीं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूँ कि ये जो 1920s 1930s का ज़माना था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट मुस्लिम women from the subcontinent had started, I mean, a period when the intellectual Muslim women were coming out, writing, moving around, traveling outside India. ये वही ज़माना है जब अतिया फैज़ी भी हिंदुस्तान से, वो महाराष्ट्र से, बॉम्बे से गई थी, और मोहम्मदी बेगम हैदराबाद दक्कन से गई थी। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड। और जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो ये कि उस वक्त इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट शायद या बातचीत या डायलॉग नहीं था फेमिनिज्म के बारे में, बट I find that inherently these women were feminists, not overtly, मतलब वो ये फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही, मगर उनकी प्रैक्टिस, उनकी ज़िंदगी, उनके ख्यालात वो वेरी वेरी फेमिनिस्ट। तो मैं चाहूँगी कि शमा ज़रा सा इसका वो एक्सर्ट पढ़ें जहाँ पे वो बयान करती हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो कि अतिया फैज़ी ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कहा था कि क्यों औरतों को इजाज़त नहीं है बात करने की यहाँ पे, इसी तरीके से मोहम्मदी बेगम हैज़ written about her views on how the debating society in Oxford had these kind of very obviously male dominated views. तो ये ज़रा सा पढ़ के सुनाइएगा शमा। जुमेरात 31 जनवरी 1935, 2:30 बजे स्टर्ट किया फ्रेंच के लिए गई। आज यूनियन में लेडी मार्गरेट हॉल और सेंट ह्यूज की लड़कियां भी मुबाहिसे में शिरकत करने वाली थी। मैंने पूछा कि क्या आप भी आज यूनियन जाएंगे? आज का मुबाहिसा यकीनन दिलचस्प होगा। कहने लगे, यूनियन फजूल सी चीज़ है, काम की बातें वहाँ नहीं होती, इसलिए मैं वहाँ कभी नहीं भटकता। फिर मैंने कहा, ये कितनी हिमाकत है कि यूनियन में लड़कियों के मेंबर की हैसियत से शरीक होने नहीं देते, आखिर इसमें क्या कबाहत है? ये तो बहुत ही तंग नजरी की दलील है। स्टर्ट साहब कहने लगे, लड़कियों की यूनियन में क्या जरूरत है? क्या उनकी अपनी यूनियन नहीं है? अब तो उन्हें चाय पीने की भी यूनियन में इजाजत मिल गई है। फिर अब आखिर क्या चाहती हैं? मैं नहीं चाहता कि यूनियन में औरतें शिरकत करें। क्या कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ सिर्फ मर्द ही जाएं? क्या जरूरत है कि हर जगह मर्दों के साथ औरतें भी चली चलें? मैंने कहा, खैर मुमकिन है आपका ये ख्याल सही हो कि हर जगह मर्दों के साथ औरतें ना जाएं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि इस उसूल को यूनियन ही में बरता जाए? यूनियन तो एक और ही चीज है, इसकी एक आलिमाना हैसियत है, इसके दायरे को महदूद नहीं होना चाहिए। इसमें शक नहीं कि लड़कियों की यूनियन मौजूद है, लेकिन अभी वो इस कदर तरक्की याफ्ता और बड़े पैमाने पर नहीं है जैसे कि मर्दों की यूनियन है। यहाँ तो बड़े बड़े मुकर्रर आते हैं, यहाँ का मेंबर होना लड़कियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब रहा ये कि लड़कियों को मर्दों की यूनियन में चाय पीने के लिए आने की इजाजत दे दी गई है, तो क्या लड़कियां चाय पीने के लिए तो यूनियन की मेंबर नहीं बनती? आप और चीजों में शरीक होने से लड़कियों को रोकते ना कि यूनियन से। कहने लगे, खैर मैं इसका मुखालिफ हूँ, और हमने तो लड़कियों को इस कदर आज़ादी दे दी है कि गाउन पहनने की उन्हें इजाज़त दी है, डिग्रियाँ उन्हें मिलने लगी हैं, तालीम में मसावात का हम ख्याल रखते हैं। गैलरी में बैठकर वो यूनियन में शरीक हो और तकरीरें सुने। यूनियन में मेंबर बनना क्या ज़रूरत है? मैंने अपने दिल में कहा, खैर याद रखिए, औरतें भी खुदा करे एक दिन ऐसी यूनियन बनाएं जिसका दुनिया में जवाब ना हो।
مرد اس میں شریک ہونے کو ترسے مگر انہیں جھانکنا بھی نصیب نہ ہو. اللہ کرے ایسے ہی ہو. And with a sense of humor, and that's so beautiful. تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو ذائقہ دیا جائے ان کی زبان کا اور ان کی سوچ کا اور ان کے لکھنے کا طریقے کا, which is so endearing. ایک پیار اٹھتا ہے وہ پڑھنے سے, because it is so. تو اس کو ذرا سا اور میں آگے بڑھاؤں گی کہ آئی نو آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے خیالات ہیں, مگر ہم نے اپنے خیالات ان کی کتاب میں ڈھونڈ لیے. تو اس میں ہم ذرا سی یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ پردے کے بارے میں کیا تھا, because I think it is interesting. She was not part of the progressive writers movement, and a lot of people who were writing were not necessarily part of the progressive writers movement. مگر اگر ان کی رائٹنگس پڑھی جائیں, ان کے خیالات دیکھے جائیں, تو they are extremely progressive. تو ذرا ایک چھوٹا سا ہے جو پردے کے بارے میں ہے, اگر آپ کو یاد ہے نا, وہ ہم نے طے کیا تھا. ہاں, her opinions about پردہ. ہادی پردہ وغیرہ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. میری اب تک سمجھ میں نہیں بتا دیں کہ بہت سارے آپ لوگوں کے رشتے دار یہاں موجود ہیں. بالگرامی صاحب, نور جہاں, نورجہان's mother, خالہ and everybody, and ہادی صاحب جن کا ذکر ہے, عقیل صاحب کے بیٹے ہادی پردہ وغیرہ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے. میری اب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ حیدرآباد کی عورتوں کے لیے کس قسم کا پردہ ہونا چاہیے. جمیل کا خیال ہے کہ پولیس اور گورنمنٹ جب تک مضبوطی سے پردہ ترک کرنے والی مستورات کی تائید میں نہ ہو, پردہ ترک کرنا حیدرآباد میں خالی اس خطر نہیں. حیدرآباد کی معاشرت کی اصلاح پر بھی بحث مباحثہ ہوا. بہت کچھ اصلاح اور ترمیم کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو اصلاح اور ترقی کے لیے یہاں ابھی اس قدر تیار بیٹھے ہیں, وہاں جا کر ذرائع کو استعمال کرتے بھی ہیں کہ نہیں. خدا کرے کہ ان سب کے خیالات مستحکم رہیں اور سوڈا واٹر کی بوتل کا جوش و خروش نہ ہو. Thank you, Shama. That's it, na? Thank you. This is so lovely. تو خیر یہ بھی یاد رکھیے کہ محمدی بیگم ایک house wife تھی. She took pride in being in her house, in her children, in her with her life with her husband, and I think it is only a woman who can write about the minute details of everyday life, you know. تو یہ بھی ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیں گے before we start talking to you again, زینب, کہ انگلینڈ میں جب وہ رہ رہی تھیں تو وہاں کا موسم, وہاں کی زندگی کے بارے میں, ہاؤ شی پرسیوڈ اٹ, اس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے. تو آئی تھنک ذرا سا وہ بھی پڑھ دیتے ہیں, پھر ہم لوگ ذرا سی آگے بات کریں. جمعرات 21 فروری 1935 9:30 بجے ناشتہ کیا. موسم دن بھر بہت بے قرار رہا. دھوپ اور بارش کی آنکھ مچولی ہوتی رہی. کبھی تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا اور ہم دونوں جو مصروف مطالعہ تھے روشنی کھولتے. چند منٹ بھی مشکل سے نہ گزرتے کہ مطلب بالکل صاف اور ہلکی ہلکی دھوپ سامنے کی دیواروں پر نمودار. پھر روشنی بجھا دیتے. ذرا دیر نہ ہوتی کہ پھر اندھیرا. انگریزی موسم بھی انگریزوں کی طرح سیماب دار ہے. ان گھروں میں میرا جی بہت گھبراتا ہے. قید تنہائی ہے, نہ کھڑکیاں نہ روشن دان, نہ برآمدے نہ صحن. اللہ میاں کیوں کر یہ مدت گزرے گی اور اپنے گھر, وطن اور عزیزوں کی شکل نظر آئے گی. خدایا مجھے ساتھ خیریت کی اپنی اور سب کی سلامتی میں ہندوستان جانا نصیب ہو. ایک چھوٹے سے کمرے میں جس کا دروازہ ہر وقت بند رہتا ہے, آج کل اکثر اوقات تنہا رہنا پڑتا ہے. جمیل آج کل بہت مصروف ہیں, لائبریریوں میں جاتے رہتے ہیں, ملنے جلنے, آپس میں ربط و ضبط کا یہاں دستور نہیں. یہاں تو بس یہ ہے کہ پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار, اور اگر مر جائیے تو نوحہ خواہ کوئی نہ ہو. خیر اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جمیل ہیں
जो लोग बेचारे बरसों से तन्हा पड़े हुए हैं उनका दिल क्या कहता होगा। गालिब साहब और मजीद फरमाते हैं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबान कोई ना हो। इन मेहरबान को अगर कोई यहाँ लाकर थोड़े दिन रखता तो देखते फिर हजरत ये शेर किस तरह कहते, 4 दिन में दीवानेपन की नौबत आ जाती। गालिब साहब तो ऐसे यारबाज थे, तन्हा कैसे रहते। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के दखल दर माकूलात से बेजार होकर कहा था, सच है मशरिक मशरिक है और मगरिब मगरिब। Thank you. Yeah, and I'm sure ये सब सुनने के बाद आप लोग जरूर इंस्पायर और इनकरेज होंगे ये किताब खरीदने के और पढ़ने के। तो बहुत ही मज़ा आया चीज़ें सुनकर। अब हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं कि आप सोचिए, मोहम्मदी बेगम, 1 generation, her children, 2 daughters who are here and a son who is present at the moment also, we will also talk to 2nd generation. Here the granddaughter, Kulsum, Kulsum is your Sania, and Amna, and अब मुझे ये बताइए 4 generations के बाद ये किताब छपी है ना? और the 4th generation was also involved. 3 generations. Kulsum's daughter was also involved. No? Kulsum is the 2nd generation. Okay, 3 generations. Right. तो आप लोग जरा सी इस पे बात कीजिए कि क्योंकि जब ये मिले कागजात या ये डायरी तो पता नहीं था कि आप लोग को नहीं इल्म था ना कि आपकी वालिदा ने लिखी है एक डायरी। तो इसका थोड़ा सा ये बातचीत करते हैं कि हाउ वाज इट डिस्कवर्ड कि ये आपकी वालिदा की लिखी हुई किताब के पेपर्स हैं और डायरी है ना? वो मैंने बता दिया। हाँ, कि आपने उनको अंग्रेजी में तर्जुमा करवाया। मैं ये कहना चाहती कि जो ओरिजिनल मिला था वो उर्दू में था और क्योंकि वो पढ़ा नहीं जा रहा था, the script was so difficult for them to read, so they gave it to be translated to Kulsum, है ना? नहीं, पहले ओरिजिनली ज़ैनब ने आपने ट्रांसलेट किया। हाँ, ज़ैनब पापा ओरिजिनली आपने ट्रांसलेट किया? अच्छा, हाँ। और उसके बाद फिर ये कब तय किया कि इसे छापना चाहिए? उसी वक्त हमने ट्रांसलेट किया क्योंकि ये मुझे मालूम है कि आजकल बहुत कम बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, बहुत कम लोग उर्दू पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि इंटरेस्टिंग दिलचस्प किताब है तो चलिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ज़ैनब और मैंने उसको काफ़ी वक्त लगा क्योंकि ज़ैनब को जो मैंने लिखने के लिए दिया ट्रांसलेट करने के लिए तो उसको अपने हाथ से दोबारा ही बताया क्योंकि ज़ैनब मेरी मानते ज़ैनब उसको पढ़ नहीं सकेगी जो राइटिंग। सुनाई दे रहा आप लोगों को? हाँ, सुनाई दे रहा? जी, ओके, ठीक है। हाँ, फिर ज़ैनब ने उसको लिखा मैंने दोबारा पूरी डायरी को अपने हाथ से और ज़ैनब को दी। ज़ैनब को ट्रांसलेट करके उन्होंने मुझे दे दिया। फिर हमने दोनों ने कुलसुम आई थी अमेरिका से, वो जर्नलिस्ट हैं कुलसुम, तो उनको तजुर्बा है। इसको उन्होंने बहुत मॉडिफाई किया, उसमें पैराग्राफ बनाया, उसमें टाइटल दिए और फिर वो कुलसुम की बेटी जो थी है वो भी जर्नलिस्ट है, मुन्नी बीबी हमारे कहते हैं। मुन्नी बीबी ने उसको फिर और उसमें रिसर्च वगैरह करके और कांटेक्ट करवाया। उन्होंने कांटेक्ट किया इंडिया के कोई पब्लिशर हैं और वो कांटेक्ट उन्होंने करवाया डैनियल मैक्रोविच, एक अमेरिकन स्कॉलर था। तो डैनियल ने और मेरा रब्ता था पहले और फिर मुन्नी बीबी ने डैनियल से कांटेक्ट किया और वो फिर डैनियल ने जिनको जानते थे इंडिया में पब्लिशर, उनसे डैनियल ने छपवाई। मगर वो है कि जो छप के आई किताब तो हमें सिर्फ 5 कॉपीज मिली। तो फिर मैंने अपने एक मेरे कज़न रहते हैं हैदराबाद में नूरुल हक, तो नूरुल हक को मैंने कहा कि तुम ये किताबें मुझे भेज दो, तो उन्होंने मुझे 20 किताबें भेजी। तो टोटल हमारे पास इंग्लिश की तो 25 किताबें आए। तो वो इतना काफ़ी थी और लोग मुझसे मांगते रहे और मेरे पास थी।
उनको देने के लिए फिर हमने फिर फैसला किया कि उर्दू ही हम छपवाएंगे, और हमारे साथ फिर पूरी से कांटेक्ट किया। पूरी ने हमें बड़ी मदद की, बहुत सपोर्ट किया, और बहुत दिलचस्पी ली उन्होंने इस प्रोजेक्ट में, और फिर ये अल्लाह का शुक्र है कि छप गए, आज हमें हमारे हाथ में आ जाए। Thank you. I think it is so important to archive these kind of documents. ज़ैनब बाबा, आपको बचपन का कोई किस्सा अम्मा के साथ याद है? आपने कभी सोचा था कि वो उनकी किताब छपेगी, उनके ख्यालात लोगों के सामने आएंगे? हाँ, अच्छा नजदीक कर दें। हाँ, तो क्या आप लोगों के घर में एक माहौल था किताबों? जी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड आपका आवाज नहीं आ रही। जरा बाबा आप सामने देख के बात कर लेना तो शायद ज्यादा सुनाई देगा। हाँ, अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों की किताबें घर में बहुत थी, और अम्मा को बहुत शौक था पढ़ने का, और टाइम नहीं होता था डिस्कस करने का, मगर पढ़ती रहती थी, अपना उनको शौक था अपना पूरा कर लेती थी। तो बस हाँ, उनकी दिलचस्पी से, उनकी इंटरेस्ट लेने से हमारे उनकी दिलचस्पी पैदा हुई, और इतना तो हमने नहीं पढ़ा, मगर थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेज में पढ़ाया करते थे उर्दू में, बस सब तक हमारी मास्टर्स किया मैंने इंग्लिश में। ज़ैनब बाबा ने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, तो पढ़ने का तो शौक आप लोगों को सबको है ना। हाँ, आप लोगों के सामने वो बैठ के लिखा करती थी कभी? बहुत लिखती थी, किताबों का मुझे नहीं मालूम हुआ कि किताबें लिख रही हैं। हाँ, ये नहीं बात पता चला। हाँ, हम आपके भाई से भी पूछते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मम्मा में काम करती थी, दफ्तर जाती थी, और उनका लाहौर में जो उनका दफ्तर था वो प्रेस एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पर प्रेस एंड पब्लिकेशन, और उनके पास किताबें आया करती थी सेंसर करने की, तो बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़कर उनको सेंसर भी किया है। जो कुछ रिलीजियस किस्म की किताबें थी जो कि नहीं पब्लिश होनी चाहिए, वो उन्होंने की थी। मैंने उन पढ़ती है, बहुत पढ़ना का आप कुछ फरमाना चाहेंगे अपनी वालदा के बारे में? ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली अकबर साहब, जो कि एक आर्किटेक्ट भी हैं और इंडस वैली में और NCA में पढ़ाते भी रहे हैं, और एक किताब भी आपने लिखी है, सेंस ऑफ द इस्लामिक गार्डन्स। जी, तो आई वुड लाइक टू यस या थोड़ी देर बाद तो फिर आपको माइक वहाँ पे है, कोई माइक ऑडियंस के लिए है? सर, तो आप इधर ये वो माइक रखा हुआ। एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है कॉमेंसैलिटी, जिसका करीब तरीन मेरे ख्याल से उर्दू का लफ्ज़ होगा हम आहंगी। मेरी वालदा जो थी, इसमें बहुत उनको अकीदा था कि एक माहौल पैदा हो देने दिलाने का, और हर किस्म के लोगों में बांटने का, खाना बांटने का। तो हमारे घर जितनी भी तकरीबात वगैरह होती थी, उन्होंने अपने सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर बेहिसाब गरीब लोग आबाद कर लिए थे, और वो उनके कई जनरेशन से उनके इतने बच्चे रह गए थे कि माशाल्लाह से बहुत लोग थे जो इनसे रोज़ मिलने आते थे, और हमारे पास जो भी तकरीब होती थी मजहबी गैर मजहबी, उसमें शामिल होते थे। वो शब बारात की हो गई, कूंडे हो गए, और कूंडे के अंदर सब आते थे, और उस वक्त तक इस किस्म की तफरीक नहीं थी सुन्नी शिया की, तो वो सब शामिल होते थे। माहौल बहुत अच्छा रहता था, और गरीब लोग थे, बहुत से गरीब लोग, वो सब आते थे, शामिल होते थे हमारी तकरीबात में। मेरे ख्याल से उनका ये
بہت اچھا کنٹریبیوشن تھا جو ان لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا, اہمیت رکھتا تھا. ان کے لیے ان کا آکسفورڈ جانا یا وہاں پہ پڑھنا یا برطانیہ میں رہنا ان کے لیے کیا, غریب لوگوں کے لیے کیا اہمیت رکھے گا. مگر یہ چیزیں کہ وہ سب کو بلاتی تھیں, اتنی محبت کرتی تھی سب کے ساتھ, وہ بہت اہم اہمیت رکھتا تھا ان کے لیے. تھینک یو آپ بتائیے. عرس, جی, ایک ہمارے اینسیسٹر ہوتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جو کہ اکبر کے زمانے میں انہوں نے کافی حدیث کے اوپر کتابیں لکھی تھیں. پھر وہ ماحول اچھا نہیں تھا, بہت زیادہ فری تھنکنگ تھے اکبر, تو وہ مدینہ چلے گئے تھے, مکہ مدینہ, وہاں پہ کافی عرصے رہ کے پھر وہ آئے اور پھر دہلی میں ہی رہے, اور 3 بادشاہوں کے دور میں سے گزرے. وہ میں ان کا کیا تھا, تو بہرحال وہ عرس جو ہوتا تھا وہ ایک فیملی ایونٹ, ایک لٹریری بینکویٹ کی طرح کا ہوتا تھا, سالانہ لٹریری بینکویٹ, جس کے اندر میری والدہ کو بھی شامل ہوتی تھیں. آف کورس ان کو ایک خاص قسم کا حیدرآبادی کھانا ہوتا ہے, روٹی ہوتی ہے, اس کو روٹ کہتے ہیں. یہ افغانی ہے روٹ جو ہے, اور وہ بنانے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا. تو وہ روٹ کے لیے وہ بھی پیچھے سے لوگ آتے تھے ہمارے سرونٹ کوارٹرز سے, ان کی مدد کرتے تھے. وہ توے کے اوپر روٹ رکھ کے وہ تلے جاتے تھے. پھر بہت سے بیشتر قسم کے لوازمات ہوتے تھے, سونف بھی ہوتی تھی, پاؤڈرڈ شوگر بھی ہوتی تھی, اور بہت ساری چیزیں, زعفران بھی میرے خیال سے ہوتا تھا, اور یہ سب چیزیں. تھینک یو. ہم 5 منٹ رہ گئے ہیں, تو ہم ایک چھوٹا سا اور ایکسرٹ آپ کو سنانا چاہتے ہیں, بیکاز میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس زمانے میں ایسی خاتون کا ایک اتنا ڈی کالونائزڈ مائنڈ کیسے تھا, اس کا ریفلیکشن ان کی وہ جو ایکسرٹ ہے, اگر آپ کے پاس ہے, جو سائمن کمیشن کے بارے میں انہوں نے اپنے خیالات پریزنٹ کیے ہیں. تو یہ ان کے طرح سے پولیٹیکل ویوز بھی کا اظہار ہو جاتا ہے اس چیز سے. یہاں آپ کو محمدی بیگم کے تمام پہلو دیکھیں گے. Yeah, she was the diversity of her views, her interest, کہ وہ آرٹس میں بھی انٹرسٹڈ تھی, پینٹنگ میں بھی انٹرسٹڈ تھی, پرفارمنگ آرٹس میں, میوزک میں, ان ساری چیزوں میں ان کا انٹرسٹ تھا. And I think this is the kind of holistic upbringing people of that generation used to have, which unfortunately ہمارے یہاں نہیں رہا ہے. کھانا کھا کر اخبار کا مطالعہ کیا. سر سیموئل وارڈ کی تقریر جو کل ہوئی تھی آج اخبار میں پڑھی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جانب تو قدامت پسند لوگ ہندوستانی رپورٹ سائمن کمیشن پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قدر آزادی کیوں دی گئی, اور دوسری جانب لیبر پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ رپورٹ سرے سے بیکار ہے, اس لیے کہ اس میں ہندوستانی حقوق پامال کیے گئے ہیں. برطانیہ کو ہندوستان سے دستبردار ہونا چاہیے. سر سیموئل کہتے ہیں کہ ان دنوں پارٹیوں کا ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف ہی رپورٹ کی کامیابی کی دلیل ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھی ہے, لہٰذا عمل درآمد ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ایسے ملک کے لیے جس پہ آپس میں مذہبی, قومی اور دیگر اختلافات ہوں اور جو اس قدر وسیع ہو, اس سے اچھا اور کیا نظام حکومت مرتب ہو سکتا ہے. خود اسی کے بنانے میں اتنی دشواریاں پیش آئیں. افسوس کہ سیموئل وہ ہندوستان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہی نہیں, ورنہ وہ یوں نہ کہتے. ان کا نقطۂ نظر اس اسپیچ سے اور اس استدلال سے یہ ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو یعنی انگلستان والوں کو مطمئن کر دیں کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کی رپورٹ کی نسبت برا خیال نہ پیدا ہو, نیز یہ کہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا بھی اطمینان دلا دیں کہ ہندوستانی اس فیصلے سے قطعی خوش ہیں.
Thank you. जी, तो आप सोचिए कि this was the strength of her mind and the strength of her views and तो बस we will आखिरी बात हम ये करेंगे कि आप लोग ने जब पहली दफा पढ़ी ये चीजें तो आप लोगों को कैसा लगा जैनब आपा कि पहली दफा जब आपने पढ़ा जैनब आपा तो what did you think? You know हम लोग अपनी अम्माओं को तो समझते माँ है ना but we don't look at them as these. I mean, she was an intellectual giant, but we don't. ऐसा हुआ कि कितनी मालूमात थी और कितनी जल्दी हाँ और बस ये चीज़ों का और इतना दिखाती भी थी वो सब चीज़ों से रिस्पेक्ट शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का और दिलचस्पी लेने का. मैं तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी का मौका है. मेरे लिए मैं सोच नहीं सकती थी कि अम्मा को इतना अप्रिशिएट किया जाएगा. और मैं चलिए बिफोर वी गो ये भी जरूर बता दीजिएगा हाउ मेनी सिबलिंग्स यू ऑल आर, क्योंकि आप देखें कि वो लिख भी रही थी, पढ़ भी रही थी और काम भी कर रही थी और इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी. एंड शी ब्रॉट अप हाउ मेनी चिल्ड्रन? माशाल्लाह से 9 बहन भाई. 9 बहन भाई. तो वो मैं बहुत अम्मा को मैं समझती हूँ कि she was a great parent. Absolutely. So much more than what we ever imagined or what women are given credit for. We must acknowledge all these great women who have been part of our cultural heritage. And I think we must thank Huri and Daniel Publications for publishing this ये original Urdu में, and also now that they are working on the English version of it so that it reaches a larger worldwide audience. So thank you all for being here. अगर किसी को कोई एक सवाल करना है तो we can no time. It's available. You have here? It's available. I'm so sorry, we're over time right now. Okay, sorry. Thank you. La din din da, din din da dina di dina dina di dina din da dina dina katta da dina din din da din din da dina katta da dina.